तो चलो बच्चों, आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पे। ये जो चैनल हम लोगों ने 6-7 महीने पहले पेंडिंग में स्टार्ट किया था, बट वो किसी कारणवश चल नहीं पाया। तो अब आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल करीब में है, 1 महीने का टाइम बचा है। इसको देखते हुए हाई स्कूल के बच्चों को, जो 10th में जिनको एग्ज़ाम देना है इस बार, उनके लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो टाइम को देखते हुए, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो चीज़ों को थोड़ा फास्ट वे में, बट पूरी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बट थोड़ा सा जो स्पीड हमारी होगी वो तेज़ होगी, तो चीज़ों को बेसिक से पढ़ते हुए और थोड़ा सा तेज़ काम करते हुए हम पूरा सिलेबस एक बार कवर करेंगे विद इन 30 डेज़। जितने भी चैप्टर हैं 30 दिनों में सबको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में आज का जो लेक्चर होगा ये थोड़ा सा बेसिक होगा, क्योंकि पहला चैप्टर है और पहली ही क्लास है। तो इसमें हम पहले बेसिक पार्ट को इंक्लूड करेंगे। बेसिक पार्ट इंक्लूड करने से फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि हम बाद में अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे, वरना हम हर चैप्टर के बीच बीच में बेसिक बताते रहेंगे तो हमारी स्पीड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए अब एक क्लास हम लोग, जो भी हमारा टाइम लगेगा 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे, तो इसमें हम अपने बेसिक को कवर करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर। हाँ, एक बात और, ये क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो मैं लिखूँगा चीज़ें वो मोस्टली हिंदी में होंगी। बोलने में थोड़ा सा इंग्लिश मेरा निकल जाता है, तो उसके लिए मैं हिंदी में बोल दूँगा, तो उसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, और रियल नंबर पे ही हम काम करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर पे काम करने के लिए सबसे पहले देख लो कि रियल नंबर होता क्या है। वास्तविक संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी थी। संख्याएं होती हैं, बट वास्तविक संख्याएं ये कौन सी संख्या है। तो अब थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं से पीछे चलें हम, क्लास 9th में तो संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यही बेसिक हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ी सी बात हम पीछे रिव्यू करेंगे। संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या। उसके बाद पढ़ी थी हमने परमेय संख्या। तो उन सारी बातों को हम 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि उसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो संख्याओं में सबसे पहले हम थोड़ा सा सीखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है ज़रा देखना, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल बस 2-3 मिनट बातें ध्यान से सुन लो बस, क्योंकि ये परिभाषा हमको लिखने को नहीं आएगी, हमें इसका इम्प्लीमेंट जो भी आता है, इम्प्लीमेंट आता है, तो हमें परिभाषा नहीं लिखनी है। तो इन बातों को केवल सुन लो। प्राकृतिक संख्या हम कहेंगे वो संख्याएं जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, और संख्याएं एक से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लास्ट क्या है ये किसी को नहीं पता है। जो भी सोचोगे उसके आगे की भी एक संख्या हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगातार चलती चली जाए, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी बात हमारी आती थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो बच्चों, ये भी कोई अलग से संख्या नहीं होती है, ये भी प्राकृतिक संख्या का ही रूप होती है। ये क्या होती है जरा देखना। इसमें हमारे पास संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होके इनफाइनाइट पे ख़त्म होती हैं उनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, और वे संख्याएं जो 1 से शुरू होके इनफाइनाइट पे ख़त्म होती हैं इनको हम प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि देखो, जो ये पूर्ण संख्या लिखी है और प्राकृतिक संख्या लिखी है, इन दोनों में एक रिलेशन भी है। हमने देखा कि जो प्राकृतिक संख्या थी वो 1 to इनफाइनाइट, और जो पूर्ण संख्या थी वो 0 to इनफाइनाइट। तो अगर पूर्ण संख्या, देखो ये जो पूर्ण संख्या है इसमें क्या था, ये 1 to इनफाइनाइट, ये पार्ट हमारा प्राकृतिक संख्या थी, ये पार्ट हमारा प्राकृतिक संख्या थी। मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें
ये वाला पूरा पार्ट हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में हम 0 जोड़ दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। बस इतनी सी ज़रूरत थी हमें संख्या के बारे में जानने की। तो ये 9th क्लास का बेसिक था। 9th क्लास की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो जिसको डिटेल में जाके पढ़ना है या जो बच्चे आगे कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उनका बेसिक ढंग से क्लियर नहीं है, तो वो ज़रूर पीछे जाके 9th के वीडियो में ये सब चीज़ों को चेक करें, क्योंकि यही बातें छोटी छोटी कल को 2-3 बातें ऐड होकर एक नया क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन में कोई भी नई चीज़ नहीं पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। कंपटीशन में क्या होता है, हमारी 4-5 चीज़ों को एक साथ मिक्सअप करके एक चीज़ बना देता है, तो हम लगता है यार कितनी बड़ी चीज़ पूछ लिया, बहुत कठिन चीज़ हो गई। कुछ भी कठिन नहीं है। बस वहाँ पे क्या होता है, ये हमारी क्लास 8th वाली 4 चीज़ों को उठा के ऐड कर देता है और वो फिर हमको आफ्टर 12th देता है, ये हमारा कंपटीशन है। तो यहाँ से अगर चीज़ों को हम सीखते चलेंगे तो कंपटीशन कल के लिए हमारे लिए आसान होगा। फिलहाल अभी तो हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। खैर, हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या पढ़ी थी, दैट इज परमेय संख्या। परमेय संख्या ये क्या होती है, और यहीं से कुछ हमारी कहानी शुरू होगी। परमेय संख्या बेटा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। परमेय संख्या क्या होती है, हम कहेंगे वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ एक शर्त है कि p हमारा जो p है ये कोई प्राकृतिक संख्या है। ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या क्यों पढ़ा, इसी बात के लिए पढ़ा, जहां हमारा p कोई प्राकृतिक संख्या है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात और भी हो सकती है, अभी तो नहीं, बस ये थोड़ी सी बड़ी बात है। यहाँ हम तो प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं और वहाँ तुम्हें बुक में भी देखने को मिलेगा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, बट ये होल नंबर भी हो सकता है। ये बात हम आगे जाके कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा पूर्ण संख्या भी हो सकता है। ये आगे जब हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तब ये बात हमको बताई जाएगी। हालांकि ये बात सुन लो, थोड़ा सा परिचय रहे इससे, बाकी जो काम आएगा वो हम आगे की क्लासों में करेंगे। क्यों भी हमारा एक प्राकृतिक संख्या हो। देखो यहाँ हम लोगों ने देखा परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाए, जहां पे हमारा p कोई प्राकृतिक संख्या हो 1 2 3 4 और q भी हमारा कोई प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या ये तो कतई प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे हम पूर्ण संख्या अगर कहें भी तो अभी एक बात और हम इसमें इंक्लूड करेंगे, उसमें ये 0 वाला कहानी थोड़ा सा आता है, तो हम कहेंगे और साथ ही साथ q इज नॉट इक्वल टू 0। जब कोई बात इतनी बातों को एक साथ फॉलो करे, जब कोई चीज इतनी बातों को एक साथ फॉलो करे, तब हम कह पाएंगे ये संख्या हमारी परमेय संख्या। परमेय संख्या को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो नए बच्चे हैं या जो थोड़ा सा पढ़ नहीं पाए हैं उनके लिए, खास करके जो पढ़े हैं या जो जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में, चलो कोई नहीं, उनके लिए तो आसान सी बात है, बट उनके लिए भी ये जरूरी बात है, ये प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ये बात जरूरी है। हाई स्कूल लेवल तक के कंपटीशन एग्जाम में ये बात पूछ लेता है कि क्या ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है या p की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ऑलमोस्ट p की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 नहीं हो सकता। तो हमें ध्यान रखना है कि परमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, जहां पे p हमारी कोई प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन q हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू 0 नहीं हो गई। अब 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ की वैल्यू अपॉन 0 हो गया तो वो मान अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, तो p/q हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा और ये हमारी एक परमेय संख्या नहीं रह जाएगी। बस बात इतनी सी थी कि ये परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है, एक बात और इसी में आती है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कोई संख्या नहीं जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, वो हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। और ये बात तो हमें बड़े डिटेल में पढ़ना है, ये अपरमेय संख्या होती क्या है, या इस बात को हमें प्रूफ करो। इसी चैप्टर में हम इन सारी बातों को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बाद। अपरमेय संख्या
उसको हम लिख नहीं रहे हैं। चलो देख लो, अपरिमेय संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते, कैन नॉट रिटन, नहीं लिखा जा सकता p/q के फॉर्म में। जैसे अब कौन सी ऐसी संख्या जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3, पाई, √7, इन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, बस ये बात हमारी यहीं पे खत्म होती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये हमारे पिछली क्लास का थोड़ा सा रिव्यू था। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास में, जो हमें काम करना है, और वो हमें काम करना था वास्तविक संख्या पे। अब आज की क्लास की बात क्या है, आज की क्लास की बात अब इस पॉइंट से शुरू होने जा रही है, दैट इज वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो बेटा वास्तविक संख्या में हमारी दो संख्याएं आती हैं। एक हमारी आती है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या आती है, और दूसरी हमारी आती है अपरिमेय संख्या, जिनको हमें पढ़ना है और जिनके ऊपर हमें अब ढेर सारा काम करना है। अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को हमने देख लिया, और जब दोनों संख्याएं एक साथ हमको पढ़ना हो तो हम उस टॉपिक को बोल देते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोल देते हैं वास्तविक संख्या। ये हमारे चैप्टर में काम करना है। इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम वास्तविक संख्याओं में पहले परिमेय संख्या पे काम करना शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्या की बात बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद अभी करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है एक साथ। तो सबसे पहले बच्चों, ये हम लोगों ने क्लास फर्स्ट और सेकेंड में ये बात सीखी है। ये हमारी, कोई सी बच्चे से पूछोगे ये क्या लिखा गया है, वो कहेगा यार ये तो नंबर लिखा गया है, संख्याएं हैं, गिनती है, 1 2 3 4 5 6, और ये संख्याएं कहाँ तक हैं, ये केवल 50 तक नहीं लिखी गई हैं, ये इनफाइनाइट तक लिखी गई हैं, जहाँ तक आप सोच सकते हो उसके भी आगे तक लिखी गई हैं। तो क्या ये पढ़ाया जाएगा हाई स्कूल में? नहीं, हाई स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाएगा। इसी पे बेस्ड कुछ चीज़ें हमको पढ़ाई जाएंगी जो वेरी सिंपल है, बट वो बड़े डरावने ढंग से हमारे साथ प्रस्तुत किया गया है, और लगता है पहले ही चैप्टर में यार बेड़ा गर्क होगा हमारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बेसिक सीख ले अगर उसका, तो कुछ लगता नहीं, मतलब कुछ है भी। अब बेसिक क्या है, वही बात हमें सीखना है। देखो, हमने कहा दुनिया का कोई भी नंबर ले लो। देखो नंबर 1, ये कैसी संख्या है, ये हम कहेंगे भैया या तो सम संख्या होगी या तो विषम संख्या होगी। तो 1 मिनट, हमने कहा सम विषम की बात छोड़ो, ये जो नंबर है दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, हमने कहा ये नंबर या तो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर 2 से विभाज्य है, तो हमने देखा 2 4 6, हम थोड़ा सा टिक किए दे रहे हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने देखा 2 से विभाज्य नंबर 2, ये नंबर 4, ये नंबर 6 8, या ऐसे 12 14, ये सारे के सारे नंबर 2 से विभाजित हैं। तो हमने देखा कि जितने भी नंबर हैं दुनिया में, जितने भी नंबर हैं वो या तो 2 से विभाज्य हैं, हाँ, या तो 2 से विभाज्य होने के बाद एक नंबर बीच बीच में बच जा रहा है, और या तो 2 से विभाज्य नहीं है, तो 2 से विभाज्य से एक ज़्यादा है। बात समझने की कोशिश करना बच्चों, यही बात हमें समझनी है। थोड़ा सा अभी पहली बार सुनने में बड़ा ऐसे ऑड सा लगता है कि यार 2 से विभाज्य है या तो 2 से विभाज्य से एक ज़्यादा है। हाँ, दुनिया के सारे नंबर या तो 2 के मल्टीपल हैं, मतलब किसी भी नंबर को 2 से भाग दोगे तो या तो कट जाएगा वो, और या तो भाग देने पे एक शेष बच जाएगा। जैसे 3 हमारे पास एक नंबर था, हमने इसको 2 से भाग दिया, तो इसमें क्या होगा, ये 2 × 2 और ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमने देखा कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं या तो 2 से विभाज्य हैं या तो 2 से विभाज्य से एक ज़्यादा है, या तो 2 से विभाज्य है या तो 2 से विभाज्य से एक ज़्यादा है।
लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि यही बातें अगर हम यहाँ नहीं समझ पाए तो आगे चल के यही बात फिर हमारे लिए टफ हो जाती हैं। फिर हमें लगता है यार क्या मतलब पहले चैप्टर में कुछ बातें हमको समझ में नहीं आई, चीज़ें रटनी पड़ेंगी। नहीं, रटना नहीं है, क्योंकि आगे भी हमें काम करना है इस पर। खैर, हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि सारे नंबर या तो 2 से विभाज्य हैं और या तो 2 से विभाज्य से 1 ज़्यादा है। मतलब कि या तो 2 के मल्टीपल हैं, 2 इंटू n, 2 के मल्टीपल मतलब 2 इंटू n फॉर्म के हैं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n 1 2 3 4 अब डॉट सो ऑन। ये n की वैल्यू हमने ये क्यों रखी? क्योंकि देखो अगर ये सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं, n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, पहला नंबर 2 हो गया, 2 से विभाज्य। दूसरा नंबर 2 इंटू n की वैल्यू 2 रख दिया हमने, ये 4 हो गया। तीसरा नंबर 2 इंटू n की वैल्यू 3 रखा, ये 6 हो गया। और देखते जाओ, ये जो 2 से विभाज्य थे ये 2 इंटू n फॉर्म के हैं, 2 के मल्टीपल हैं, 2n फॉर्म के हैं। और या तो 2n प्लस 1 फॉर्म के हैं, या तो 2n प्लस 1 फॉर्म के हैं। मतलब अगर 2n फॉर्म का 2 है तो 2n प्लस 1 मतलब 2n प्लस 1 क्या निकल के आएगा बेटा? ये हमारा यहाँ पे n की वैल्यू 1 हमने लिया था, तो ये हमारा 2n प्लस 1 हमारा 3 आ जाएगा। तो सारे नंबर या तो 2 के मल्टीपल है या तो 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। ये बात मैं बहुत देर से कहने का प्रयास कर रहा था, बट मैं कह नहीं रहा था, ताकि दिमाग में जब थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे ना, उसके बाद कोई चीज़ जब निकलेगी तो वो हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक टिकेगी। तो कंसंट्रेट होकर पढ़ो, अगर पढ़ना है तो ढंग से, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। फिर बोर्ड पास करने के लिए तो ऐसे हंस खेल के पास हो जाओगे मेरी क्लास में। मतलब मैं चीज़ों को इतना गहराई तक पढ़ाऊँगा कि बैठे बैठे कम से कम पास होने भर का तो निकाल ही लोगे। खैर, तो हमने देखा ये बात कि या तो कोई भी नंबर या तो 2 से विभाज्य होगा, या तो 2 का मल्टीपल होगा, या तो 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। ये कितने भी नंबर, इनफाइनाइट तक के सारे नंबर इसी फॉर्म को, इसी चीज़ पे लाई करेंगे, इसी फॉर्म को शो करेंगे। या तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। एक बच्चा सोचता है सर 3 से भी तो नंबर कट रहे होते हैं। 3 से भी कट रहे होते हैं, मतलब अब हम अगर 3 से देखें, 3 से चेक करें, 3 से, तो हाँ, तो अगर 3 से चेक कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर हैं ये हमारा 1 3 से विभाज्य नहीं है, 2 3 से विभाज्य नहीं, 3 हमारा 3 से विभाज्य है। मतलब ये पहला नंबर 3 3 से विभाज्य है, दूसरा नंबर 6 3 से विभाज्य है, तीसरा नंबर 9 3 से विभाज्य है, चौथा नंबर 12 3 से विभाज्य है, फिर 15 3 से विभाज्य है। मतलब कहने का क्या है कि अब 3 से विभाजकता का क्रम देखें तो अब हमने देखा कि नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वे या तो 3 से विभाज्य हैं या तो 3 का मल्टीपल है। जितने भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, जो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या तो 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल जब भी कहेंगे बेटा, 3 का गुणांक जब भी कहेंगे, मतलब वो 3 इंटू n फॉर्म की हैं, जहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आप लोग बड़े हो गए हो, इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी कि 3 इंटू n फॉर्म की क्या मतलब हो गया कि ये जो भी नंबर है ये 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भाग देने पे कट जाएगा। अब n की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये मान रखते चले जाओ। देखो 3 से विभाज्य वाली संख्याएं अपने आप मिलती चली जाएंगी। 3 गुणे 1 3 पहली संख्या, 3 गुणे n की वैल्यू 2 6 दूसरी संख्या, 3 गुणे n की वैल्यू 3 तीसरी संख्या 9। तो इस तरह से 3 से विभाज्य होने वाली सारी संख्याएं हमको मिलती चली जा रही हैं। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आती है कि 3 के मल्टीपल हमको मिल गए। अब इसी नंबर हमने देखा, इन्हीं पूर्ण संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं, या तो ये 3 से विभाज्य हैं
या तो 3 का मल्टीपल है या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। मतलब कि जो 3 से विभाज्य नहीं है, जैसे 4 को ले लो। 4 में हमने देखा कि इसमें 3 से भाग किया हमने तो 3 बन जाए 3, एक ज़्यादा हो गया। 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो गया, मतलब अगर यही एक ना होता ना तो ये 3 का मल्टीपल बन जाता। नहीं बात समझ में आ रही? ये हमारा जो 4 है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसको पूरी तरह से कटेगा नहीं, ये हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमने कहा कि जो हमारा नंबर है या तो 3 का मल्टीपल है या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। अब एक ज़्यादा होगा तो कौन कौन सी संख्याएं निकल के आ जाएंगी, जरा चेक करो। हम इसी अपने नंबर सिस्टम में जो हमने लिखा है संख्याएं, इन्हीं संख्याओं में हम चेक करते हैं। तो n की वैल्यू जैसे ही एक रखोगे, यहाँ पे चेक कर लो जरा, n की वैल्यू जैसे ही एक रखोगे 3 × 1 + 1, दैट मीन्स पहली संख्या जो हमारी निकल के आई 4 आ गई। n की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 रखते चले जा रहे हैं। n की वैल्यू अगर हम 2 रखें × 2 प्लस का 1, दैट मीन्स 3 × 2 6 और प्लस का 1, ये हमारा 7 आ गया। हम ऊपर लिख रहे हैं, जो रिजल्ट हमारा है वो ऊपर लिख रहे हैं। फिर 3 × n की वैल्यू 3 ले लिया प्लस का 1, दैट मीन्स 3 3 का 9 और प्लस 1, ये हमारा 10 आ गया। तो ये संख्याएं हमारी जो 3 का मल्टीपल नहीं थी, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा थी, वो कौन कौन से निकल के आई? 3 के मल्टीपल के जस्ट बगल वाली संख्या, ये हमारी 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होंगी। जो संख्याएं 3 से कट रही हैं उसके जस्ट बगल वाली संख्या 3 से नहीं कट रही है। वो हमारी क्यों नहीं कट रही है? क्योंकि 3 से कटने में वो एक ज़्यादा है, 3 के गुणांक से एक ज़्यादा है। उसी को हम इस फॉर्म में व्यक्त करेंगे, या तो वह 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणांक है, या तो 3 के गुणांक से एक ज़्यादा है, और या तो, अब अगली बात लिखेंगे नहीं, अब अगली बात समझनी पड़ेगी कि या तो 3 के गुणांक से 2 ज़्यादा है, 3n + 2 के फॉर्म का है। अब एक बात आगे, यहाँ तक तो हो गई, ये 3 के गुणांक या तो होंगी, या तो 3 के गुणांक से एक ज़्यादा होंगी, या तो 3 के गुणांक से 2 ज़्यादा होंगी। ठीक, आगे हम अगर बढ़ें तो हम कहेंगे भाई या तो 3 के गुणांक से 3 ज़्यादा होंगी। और बेटा जब 3 के गुणांक से 3 ज़्यादा होंगी तो अब एक बात इतनी पढ़े हो कि यहाँ पे 3 कॉमन हो जा रहा है, 3n + 3, और मैथमेटिकली हम इसको कॉमन लेके हम लिख दे रहे हैं, 3 कॉमन ले लिया हमने और ये हमारा हो गया n + 1। और ये देखो क्या हो गया, 3 × n + 1, मतलब ये जो नंबर है ना, कोई भी नंबर, अंदर नंबर कुछ भी हो, बाहर 3 × समथिंग, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। हमें नहीं मालूम अंदर क्या निकल के आ रहा है और हमें लेना देना भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 3 गुणे कुछ भी लिखा है तो वो 3 से विभाज्य है। यहाँ वही निकल के आया, 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया। ये जो रिजल्ट बना वो 3 × n + 1 बना। n + 1 कुछ भी हो, आड हो, इवन हो, 3 से कट रहा हो, 3 से ना कट रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन 3 गुणे कुछ भी लिखा है यहाँ पे और बटे में हम 3 करेंगे तो ये कम से कम कट जाएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, बट ये नंबर जो हमारा ऊपर लिखा है ये 3 से विभाज्य होगा, मतलब 3 का गुणांक होगा, 3 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो ये हमने देखा 3 में 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। ये सब बच्चा सोच रहा है क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब। बेटा यही बात अभी अगर पकड़ में आ रही है तो यही बात आगे चल के फिर अभी 10 मिनट बाद हमारे लिए चैप्टर को बहुत आसान करने वाली है, और यही बात अगर बाउंस कर रही है तो फिर चैप्टर हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होने जा रहा है। तो अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से चेक करो, क्योंकि अब जितना डिटेल में हो सकता था मैं उतनी डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब उसके लिए मान लो अगर बात एक बार में समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को, टाइम को देखते हुए वीडियो बन रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा फास्ट वे में है, तो अब ये तो देखनी पड़ेंगी क्योंकि टाइम कम है अपने पास। खैर, तो हमने देखा कि जितने भी नंबर हैं ये किसी नंबर के मल्टीपल हैं
या तो नंबर के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, या तो नंबर के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, या तो नंबर के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। और 3 हमने देखा, खैर हम 1-2 नंबर और देखते हैं। जैसे हमने कहा 5 से चेक करो, 5 से। हमने 4 को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया यार? अब सारी बातें नहीं लिखी जा सकती हैं, ऐसे चेक करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 5 से हमने चेक किया, तो हमने कहा भाई देखो, अच्छा एक बच्चा सोच रहा होगा सर आपने 3 से चेक किया तो 1 और 2 को क्यों छोड़ दिया? वहाँ पे हमने n की वैल्यू 0 ले ली थी, वहाँ पे हमने n की वैल्यू 0 ले ली थी और इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। ठीक, हम 5 से चेक करें अगर, तो 5 में जो पहली संख्या हमारी जो कटेगी, 5 से जो पहली संख्या हमारी डिविजिबल मिलेगी, मतलब जो 5 का गुणांक होगी वो पहली संख्या 5 होगी। तो 0 की बात हम नहीं कर रहे हैं, 0 भी तो हमारा गुणांक होगी, लेकिन अब 0 की बात नहीं करेंगे, हम पहले 5 से सीखते हैं। तो या तो वो 5 होगी, या तो हमारी 5 होगी, या तो 5 से पहला संख्या जो 5 से डिविजिबल है वो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, ये नंबर होगा, या तो 20 होगा, ये वाला नंबर होगा, या तो 25 होगा, ये वाला नंबर होगा, 30 होगा, एंड समथिंग सो ऑन। तो हम 5 के गुणांकों को जरा चेक करें तो हमने देखा कि इस नंबर में, नंबर कहीं तक भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर या तो 5 का गुणांक होगा, दुनिया का कोई भी नंबर या तो 5 का गुणांक होगा, मतलब 5 इंटू n फॉर्म का होगा, जहां n की वैल्यू हमारी 0, 1, 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। या तो 5 का गुणांक होगा, मतलब या तो 5 से कट रहा होगा, या तो 5 के गुणांक से 1 ज़्यादा होगा। जैसे हमने नंबर ले लिया 6, या हमने नंबर ले लिया 1। देखो यहाँ पे 5 इंटू n की वैल्यू 0 रखोगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू 0 रखे तो ये हमारा 0 हो गया, पहली संख्या हमारी 0 निकल के आ गई। अब अगर हम 5n+1 पे जाते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू 0 रखते हैं, देखो यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 रखोगे बेटा तो पहली संख्या हमारी 1 मिलेगी। उसके बाद अगली संख्या हमारी जो निकल के आएगी वो या तो 5n+2 के फॉर्म का होगा, या तो 5n+3 के फॉर्म का होगा, 5n+4 के फॉर्म का होगा, और ये 5n+5 के फॉर्म का होगा। ये बात हमें नोटिस करनी है, 5n+5 में हमने 5 ये क्यों कर दिया? हमने कहा 5 यहाँ से कॉमन ले लो और ये n+1 के फॉर्म का हो गया। मतलब ये क्या बात है, यहाँ पे हमने लिया था 3n+3 और यहाँ पे हमने कहा भाई यहाँ से एक काम करो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेने के बाद हमने इसको बना दिया था n+1, यहाँ पे 5 को कॉमन लेके हमने इसको n+1 बना दिया। आगे ऐसे हमने 2 के केस में किया था, या नहीं भी किया था तो उसको समझ लो 2n+2, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और ये n+1, और हम कह देंगे भाई ये तो 2 का गुणांक हो गया। और ये जो 2 का गुणांक दिख रहा है, या 3 का गुणांक दिख रहा है, या 5 का गुणांक दिख रहा है, बेटा ये कोई और नंबर नहीं है, ये कोई और नंबर नहीं है, 5 से कटने वाली अगली संख्या है। हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो सकता है 25 हो सकता है 30 हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा n क्या ले रहे हो। जैसे मान लो कि अगर n की वैल्यू 3 ले रहे हो, n की वैल्यू 3 लिया तो ये अंदर वाली चीज क्या बन गई, 3 + 1 4, और 4 × 5 20 हो गया, मतलब ये वाला नंबर निकल के आया। जब n की वैल्यू 3 ले रहे हो तो नंबर हमारा देखो तीसरा नंबर जो 5 से विभाज्य है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा नंबर निकल के आ रहा है। ठीक, तो n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है नंबर कौन सा मिल रहा है हमको, लेकिन एक बात तो पक्का पता है कि ये नंबर 5 से कटेगा, ये 100% फिक्स है। नंबर कौन सा होगा वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक, इतनी बात। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि बच्चा पढ़ रहा है और आगे कुछ करने के लिए पढ़ रहा है। वो केवल हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के लिए अगर पढ़ रहा है तो शायद उसके लिए बहुत आगे कठिन होने वाला है, क्योंकि बेटा अब केवल हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने से कुछ होने वाला है नहीं। अब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस होके अगर पढ़ लिया जाए तो आगे ये हमें बहुत काम करेंगी और बड़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। कम से कम
ये बातें कंपटीशन में ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि फिर बच्चों को लगता है यार ये क्या मतलब पहली बार दर्शन हुए हैं, या तो इसमें कप जाता है। जैसे ही एन की बात आती है, एक्स की बात आती है, वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं होती ना एन और एक्स के फॉर्म में काम करने की। वो तो सीधा सीधा सोचता है यार 25 × 15 मिल जाए, ये काम हमारे लिए बेटर रहेगा। तो बेटा अगर ऐसे मिलता रहे तो फिर कंपटीशन नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। और ऐसे देख लो, अब कंपटीशन नाम की सारी चीज़ हो गई और अब मेरिट नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। यही वजह थी। खैर, हम लोग एक बात करने जा रहे थे कि जब हमने ये सारा काम किया तो यहाँ पे एक होशियार बच्चा थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये हमारा 3n+1, ये 2n+1 और ये 5n+1, ये क्या चीज़ निकल के आ गई। अभी तक तो हमने सीखा 5n में 5n+2 मिलेगा, 5n+3 मिलेगा, 5n+4 मिलेगा, और ये 5n+5 में ये 5 कॉमन ले लिया और n+1 बना दिया। ये बात थोड़ा सा कम समझ में आती है बेटा, ये कोई बात कम नहीं समझ में आती है। ये 5 हमने बाहर ले लिया, हमने बताया कि ये 5 का मल्टीपल है। 5 × समथिंग कुछ भी हो, वो नंबर 5 से कटे ना कटे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो दोनों का गुणनफल है वो पक्का 5 से कट रहा होगा। बस यही बात हमको समझनी थी। इस बात को हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसी बात को बेटा आगे चल के हमारे चैप्टर में चीज़ों को प्रूफ करना है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। बच्चों, जैसा हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर या तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। बात नंबर 2, या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। एक बच्चा सोचेगा सर 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा क्यों नहीं होगा? 3 ज़्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उसको जैसे ही 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा करते हैं वो 3 का मल्टीपल ही मिल जाता है, 3 × समथिंग मिल जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझे कि ये 3n+3 कर दें तो यहाँ पे हमारा 3 फिर से कॉमन आ जाता है। 3 कॉमन आ गया और 3 जैसे ही कॉमन मिला ये n+1 हो गया। और ये देखो ये 3 से विभाज्य संख्या मिल गई, मतलब 3 का कोई गुणांक मिल गया, तो ये अगला 3 से विभाज्य नंबर मिल जाता है, इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं। फिर हम वो कह देते हैं कि भाई 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब 3n का फॉर्म का आ जाएगा। ऐसे ही या तो 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 का गुणांक होगा, 4 से विभाज्य होगा। अब गुणांक और मल्टीपल ना समझ के बड़ी ही सिंपल भाषा समझो कि 4 से विभाज्य होगा, या तो 4 से विभाज्य संख्या से एक ज़्यादा होगा, या तो 4 से विभाज्य संख्या से 2 ज़्यादा होगा, या तो 4 से विभाज्य संख्या से 3 ज़्यादा होगा, या तो 4 से विभाज्य संख्या से 4 ज़्यादा नहीं होगा। हम कहेंगे अगला जो नंबर 4 के विभाज्य से 4 ज़्यादा होगा वो अपने आप ही 4 से विभाज्य होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा पहला नंबर हमारा 4 था जो 4 से विभाज्य था, अगला नंबर हमारा था 8, तो जो 8 नंबर होगा वो 4 के विभाज्य से 4 ज़्यादा होगा, 4 के विभाज्य से 4 ज़्यादा होगा। मतलब क्या, जिस नंबर को ना हम जिस नंबर से विभाज्य कर रहे हैं, जैसे हम 4 से किसी नंबर को विभाज्य कर रहे हैं और 4 से विभाज्य करने में जैसे ही उतनी ही बार ज़्यादा लेंगे अगला विभाज्य नंबर मिल जाएगा। 4 से विभाज्य नंबर ले रहे हैं, 4 में 4 ऐड कर दिया 8, और 8 नंबर 4 से फिर विभाज्य हो जाएगा। तो इसीलिए हम कर रहे हैं कोई नंबर या तो 4 से विभाज्य होगा, या तो 4 से विभाज्य से एक ज़्यादा होगा, 4 से विभाज्य से 2 ज़्यादा होगा, 4 से विभाज्य से 3 ज़्यादा होगा। ये अभी हमने नंबर सीरीज में देखा, उसको हमने इरेज कर दिया। नेक्स्ट, या तो नंबर 5 से विभाज्य होगा, या तो 5 के विभाज्य से एक ज़्यादा होगा, 5 के विभाज्य से 2 ज़्यादा होगा, 5 के विभाज्य से 3 ज़्यादा होगा, 5 के विभाज्य से 4 ज़्यादा होगा। ऐसे ही कोई नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो और कितने भी बड़े नंबर से हमें विभाज्य करना हो तो वो नंबर कुछ यही प्रॉपर्टी, यही गुण शो करेगा। बेटा हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? मेन बात अब हम पहुँचे हैं वहाँ पे जो चीज़ हमें पढ़नी है, जिस चीज़ के लिए हम पिछले 10 मिनट से प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्यों हम ये सारे बातें पढ़ रहे हैं। तो बेटा कोई भी बात फालतू नहीं थी। अब बात को समझना, बात को अभी तक हम लोग ऐसे लग रहा था यार क्यों फालतू की बातें ये हो रही हैं। फालतू की बात नहीं थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। इन बातों को समझने के लिए वो फालतू की बातें करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था।
अब ज़रा देखते हैं फिर। हमने कहा भाई इस तरह का सिस्टम बनाया गया हमारी मैथमेटिक्स में। ये बेटा एक गेम है और इस गेम को अभी तक हम समझ रहे थे कि हमें इस स्टेप पे खेलना है। अब हम ज़रा सा गेम स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट करते हैं क्या, इन बातों को अपने आप ऐसे या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो इसको या तो नोट कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारी मर्जी। खैर इस बात को हम हटा रहे हैं और जो हमारा गेम था अब हम अपना गेम शुरू कर रहे हैं। गेम के रूल हमने देख लिया, गेम के बारे में थोड़ी सी बात हमने समझ ली। अब ज़रा गेम शुरू करते हैं। गेम है क्या? गेम हम लोग सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़े होंगे। एक चीज़ हमको सिखाया जाता था भाग। अब हम पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पहुंच गए सेकेंड में, इसलिए हमने कहा था बेटा बेसिक पढ़ो, बेसिक ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ बड़ी डायरेक्ट नहीं बनती, बेसिक चीज़ों को ऐड करके बड़ी चीज़ बनाते हैं। हमने हाई स्कूल में हमने क्लास सेकेंड में पढ़ा था भाग। भाग में हम क्या करते थे, किसी नंबर को, जैसे हमारे पास एक नंबर हो गया 15, हमने इसे क्या किया, किसी नंबर से भाग दिया। एक बार हमने इसको 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग दिया जब इस नंबर को तो 7 बार गया और ये 14 आ गया, एक हमारा रिमाइंडर बच गया। इसी 15 को अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो ये 5 बार जाएगा और ये 15 आके कट जाएगा, कैंसिल, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इसी बात को तुम लोगों के हाई स्कूल में एक बात बताई गई, उसी बात को हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये जो 15 नंबर था ना, ये जो नंबर हमने लिखा था 15, इस 15 को हम पिछली क्लासों में अगर याद करो भाग का नियम, तो भाग में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी भाज्य। एक बात पढ़ी थी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। बेटा कोई नई बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम एक बड़ा डरावना सा नाम सुनेंगे लेकिन उस नाम में कुछ है नहीं। हमने एक बात पढ़ी थी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इन बातों को जरा इन बातों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराओ तो इसमें हम जो नंबर हमारा 15 इसको कहते हैं भाज्य, 2 जो हमारा है इसको कहते हैं भाजक, और जो 7 है इसको हम कहते हैं भागफल, और 1 हमारा है शेष। तो हम इस 15 को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 15 बराबर 2 गुणे 7 प्लस का 1, या 15 बराबर 3 गुणे 5 प्लस का 0। इन बातों को हम ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे इसको हम वहाँ पे कैसे सिंपली भागफल कहते थे, भागफल प्रमेय। इसी भागफल प्रमेय को हाई स्कूल में एक बड़े ही डरावने नाम से यूज किया गया, और वो हमारा है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का नियम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन। बड़ा ही डरावना सा नाम है और बड़ा ही मतलब ऐसे लगता है यार ये तो कोई बड़ी कठिन चीज़ है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बस नाम है बहुत बड़ा सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये यूक्लिड कोई हमारे गणितज्ञ थे या जिन्होंने नाम दिया इनका, उन्हीं के नाम पे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ाया गया। हमें वहाँ पे सिंपली ऐसे बताया जाता था कि भाग दे रहे हो तो भाग में ये रूल हमारा आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो इसमें इसका क्या रोल होता है, यही बात हम करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यूक्लिड साहब जो थे इन्होंने हमसे एक बात बताई। इन्होंने हमसे बात क्या बताई, इन्होंने हमसे कहा कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, 2 नंबर कोई है ए और बी। इन्होंने हमसे कहा अगर हमारे पास 2 नंबर, 2 संख्याएं ए और बी पे विचार करें हम, 2 संख्याएं ए और बी, जहाँ पे हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ए बी से बड़ा है। ग्रेटर देन का मतलब इतना समझ में आता है, हाई स्कूल में पढ़े रहे हो। तो हमने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए बराबर
ए को हमने क्या किया, ए बराबर हमने इसको बी से भाग कर दिया। बी से जब बेटा भाग करोगे बी तो ये कुछ बार जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, हमने अभी बात करी थी 15 भागा, हमने नंबर ले लिया, चलो हमने ले लिया नंबर 15 और 2। तो हमने कहा जो बड़ा वाला नंबर है उसको ए मान लो, जो छोटा वाला नंबर है उसको बी मान लो। तो हमने कहा जो ए को लिखोगे ए बराबर बी मतलब 2 गुणे, यही बात लगा दो। हमने कहा इसको 2 से भाग दे दो 15 को, 15 को जब 2 से भाग दोगे तो ये 7 बार जाएगा, और जो 7 बार आ जाएगा उस बार को हम क्यू लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, जब हम भाग देते हैं क्यू को बोलते हैं बेटा कोशिएंट, भाजक। ठीक, ये हमारा ए जो हो गया वो हो गया भाज्य, बी हमारा हो जाएगा भाजक, और क्यू जो हमारा निकल के आया दैट इज भागफल कोशिएंट, और ये प्लस आ जाएगा रिमाइंडर। तो उन्होंने हमसे बात बताई कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हो, यूक्लिड विभाजन साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा, उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर 2 संख्याएं ए व बी हमारे पास हैं तो इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो हम लोगों ने देखा बेटा कि 2 संख्याएं हमारे पास थी ए और बी, जिसमें से ए इज ग्रेटर देन बी। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हमने जो बड़ी संख्या थी उसको छोटी संख्या से भाग दे दिया, तो वो जो बड़ी संख्या थी हमारी वो बन गई भाजक, सॉरी वो हमारी बन गई भाज्य। भाज्य हमारी बड़ी संख्या बन गई, जो छोटी संख्या थी उसको हमने कह दिया भाजक, जिससे हम भाग कर रहे हैं, दैट इज बी। भाग करने के बाद कुछ हमारा भागफल आएगा दैट इज क्यू, एंड उसके बाद हो सकता है कि हमारा कुछ रिमाइंडर बचे दैट इज आर। तो हम किन्हीं भी 2 नंबर को इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। यही बात हमें यूक्लिड साहब ने बताई थी, तो उन्हीं के नाम पे हमने एक प्रमेय बना दी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन साहब ने ये रूल दिया था, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन, और केवल उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व तो तुमने भी किया था, लेकिन उन्होंने चीज़ों को जनरलाइज कर दिया, और उन्होंने एक बात बता डाली कि यार ऐसा होता है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला सारे क्वेश्चन के लिए ट्रू है, और कोई भी चीज़ जब काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद वो एक रूल बन जाता है। तो हम लोग भी बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बट हमारे दिमाग में बात स्ट्राइक नहीं करी कि ऐसा होता है। यूक्लिड साहब ने ऐसा किया और उनकी बात सही थी, तो कोई नई बात उन्होंने खोजी नहीं, बस वही हमारी जो हमारे एक्सपीरियंस थे, जो हम काम करते आए थे, उसी को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिए कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दैट इज ट्रू। ठीक, कोई बात नहीं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये बात हमें याद नहीं करना है, ये बात हमें इतना ही याद रखना है कि यदि हमारे पास 2 संख्याएं ए व बी इस प्रकार है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए हमारा नंबर है, बड़ा वाला नंबर, वो छोटे वाले नंबर के कुछ मल्टीपल प्लस आर के बराबर होगा। बस इतनी सी बात। जहाँ पे अब ये बात हमें यहाँ पे नोटिस कर लेनी है, मेंशन कर लेना, जहाँ पे ए हमारा क्या है, ए हमारा निकल के आएगा भाज्य, बी हमारा क्या है भाजक, और क्यू हमारा क्या है, ये हमारा भागफल। इंग्लिश में इसको क्यू लिखा जाता है क्योंकि जो इंग्लिश वाले बच्चे जानते हैं इसको कोशेंट बोलते हैं, और जो आर हमारा है ये रिमाइंडर होता है, इसको शेषफल बोलते हैं। तो अब हिंदी वाले बच्चे तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखते चलो, क्योंकि आगे हम पढ़े भले हिंदी में, ये काम हमें इंग्लिश में करना होता है, बड़ी हमारी मजबूरियां होती हैं आगे चल के। तो ऐसा ना हो कि लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम हमें अलग से फेस करनी पड़े। तो अगर आज से हम इनको साथ में सीखते चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आगे चल के आसानी भी होगी। तो खैर ये बात हम लोगों ने देख ली, ये हमारे यूक्लिड साहब ने हमको बताया था, और उन्होंने कोई भी नई बात नहीं बताई, वही जो पुरानी बात अभी हम लोगों ने करी वही बात उन्होंने हमको बताई इस फॉर्म में। अब
जो हमने पीछे वाली बात या जो हमने पिछले 15 मिनट में सीखा है वही सारी की सारी बातें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। ये बात समझना बेटा, जो हमने पीछे सीखा है वही सारी की सारी बातें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। अब एक बड़ी बात बताऊँ आपको, यहाँ से एक बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, छोड़ो इसको। यहाँ पे देखो 2 नंबर हमने लिए थे, हमने 2 नंबर लिए थे और अब ये 2 नंबर हम थोड़ा सा अलग ले रहे हैं। इन बातों को ध्यान देना। हमने कहा एक नंबर हमारे पास 15 और दूसरा नंबर हमारे पास 6 था। हमने क्या किया, बड़े वाले नंबर को a मान लिया, a बराबर हमने लिख दिया 15 और b बराबर हमने लिख दिया 6। अब इसको हम अगर यूक्लिड फॉर्म में व्यक्त करें तो कैसे लिख पाएंगे? इसको हमने यूक्लिड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। अब a हमारा क्या होता था, जो बड़ा वाला नंबर होता था। a बराबर हमने लिख दिया 15, ये बराबर होगा क्या b की वैल्यू 6, मतलब इस 15 को 6 से भाग कर दो। 15 को 6 से भाग कर दो, कितनी बार जा रहा है इस बात को देखो। तो हमने देखा 15 को 6 से भाग करोगे तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 ज़्यादा हो जा रहा, मतलब 3 बार तो कंप्लीटली चला जा रहा है। तो 6 इंटू 3 हो गया और प्लस क्या बच गया, 6 दूना 12, 6 इंटू 2 होगा, 6 इंटू 2 और प्लस 3, जो हमारा 3 आया ये रिमाइंडर हो गया। बेटा बात समझना, यहाँ पे जो उन्होंने हमको बात बताई थी a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, इस 2 नंबर पे हमने इसको अप्लाई किया तो ये हमारी बात निकल के आई a बराबर 15 b बराबर 6। तो यहाँ से a बराबर b क्यू प्लस आर पे हमने जब इसको पुटअप किया तो ये 15 बराबर आ गया 6 गुणे 2 प्लस 3। बेटा सारी बातें तो सही है ना, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ बड़ा खेल होता है। ये जो r है ना, इसको हमें मोस्टली समझना है। यहाँ पे हमने कहा था a इज ग्रेटर देन b, तो a इक्वल्स b इंटू क्यू प्लस आर होता है। जहाँ एक बात हमें यहाँ पे और समझना है, जहाँ जो r की वैल्यू होती है, जो हमारा शेषफल होता है, r इज लेस देन r इक्वल टू, r इज ऑलवेज लेस देन r इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, r इज ऑलवेज लेस देन b। r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है और r इज ऑलवेज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ये दोनों बातें एक साथ हमारी होनी चाहिए। मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r की वैल्यू है हमारी, जो हमारा r है, ये हमारा b से छोटा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। जहाँ पे a हमारा क्या था, भाजक था, b भाज्य था, q भागफल था और r शेषफल था। अब जरा r की हम कहानी पे डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो जिनको ये चीज़ें नोट करनी हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात हम इरेज करेंगे और इन्हीं बातों को, इसको नहीं इरेज करेंगे, इन्हीं बातों को इरेज करके हम आगे थोड़ा सा मैटर प्रोसीड करेंगे। तो जिनको नोट करना हो ये नोट कर सकते हैं। इसको हम हटा रहे हैं। अब देखो, हमने कहा जो r की वैल्यू है वो या तो b से छोटी होगी या तो 0 से बड़ी होगी। b हमने कहा वो नंबर होगा जिससे हम भाग कर रहे होते हैं, बड़ी वाली संख्या को जिससे हम भाग कर रहे होते हैं, b हमारा वही नंबर होता है। और बेटा अभी हम लोगों ने 15 मिनट पहले जो डिस्कशन किया था ना, कि किसी नंबर को 4 से भाग दोगे, किसी नंबर को 4 से भाग दोगे तो या तो वो 4 इंटू n के फॉर्म का आएगा, ये नहीं लिखना है, या तो 4n प्लस 1 के फॉर्म का आएगा, 4n प्लस 2 के फॉर्म का आएगा, या 4n प्लस 3 के फॉर्म का आएगा। ये बात अब समझ में आती है ऐसा मैं क्यों कर रहा था या उन बातों को मैंने क्यों बताया। तो बेटा देखो जरा, जो हमारा a है या तो b इंटू क्यू, r की वैल्यू हमारी
अब यहाँ पे हम जो b ले रहे हैं, b की वैल्यू देखो, अगर यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कराओ तो हमने देखा यार q की जगह पे n है और b की जगह पे 4 है। तो जब b की जगह पे 4 है तो ये हमारा 4 इंटू क्यू हो गया, 4 इंटू क्यू हो गया, 4q या तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। बात समझना यहाँ पे, हमने कहा a हमारा कोई नंबर है, a हमारा कोई नंबर है जिसको 4 से भाग दे रहे हैं, तो जो a की वैल्यू होगी वो या तो 4q के फॉर्म का होगा, या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या तो 4q प्लस 2 के फॉर्म का होगा, या तो 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा। ठीक, इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, इन दोनों बातों को कंपेयर करा लो ना, तो ये बात जो 4q हमें लिखा है, ये r कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं तो हम इसको 0 मान लेते हैं, 4q प्लस 0 के फॉर्म का है, r बराबर 0। बहुत बड़ी बात है, बताने को तो मैं 1 मिनट में बता के निकल गया होता आगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बात तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाए, मतलब ये बात दिमाग से स्लिप ना हो, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए, रटे नहीं। देखो बेटा, अगर रटोगे तो बोर्ड पास कर लोगे, मतलब बोर्ड का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड है, फार्मूले जो हैं वो लिमिटेड है, बट आगे नहीं कुछ कर मिलेगा क्योंकि आगे चीज़ों की लिमिट नहीं है या चीज़ें रिपीटेड नहीं है। तो इसलिए मैं अभी तक चैप्टर को नहीं स्टार्ट कर पाया 15-20 मिनट के लेक्चर में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक बार जो चीज़ें हैं तुम्हारे रूबरू हो जाए, चीज़ों से तुम थोड़ा सा परिचित हो जाओ। ये गेम है, इसको जितनी डिटेल में समझ लोगे, मतलब पहले स्कोर करने में हमें उतनी ही आसानी होगी, हम उतनी ही आगे तक खेलते चले जाएंगे, आउट होने के चांसेस कम रहेंगे हमारे पास। तो हम क्यों ना गेम अपना खेलने से पहले उस चीज़ में पारंगत हो जाए, उसी चीज़ को, उसके स्टेप को हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे किसी नंबर को हम जब 4 से डिवाइड कर रहे थे तो या तो वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा था, या तो 4 से डिवीजन होने में 1 ज़्यादा आ रहा था, या तो 4 से डिवीजन होने में 2 ज़्यादा आ रहा था, या तो 4 से डिवीजन होने में 3 ज़्यादा आ रहा था। मतलब अगर किसी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, किसी नंबर को एक दूसरे नंबर b और b की वैल्यू 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, वो हमेशा इसी फॉर्म का ही बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जैसे अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा जो होगा वो कुछ, ये बातें पहले समझ लो पूरी तरह से, अपने आप को जज कर लो कि नहीं जो हमने लिखा ये बात पूरी तरह से सत्य है, और ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। सत्य तो है, वो तो अब मेरी गारंटी है, लेकिन ये बात तुम्हें भी पूरी तरह से समझ में आ रही है, ये बात अपने दिमाग को पहले बता दो। ये क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? तो अगर एक बात देखो जरा, अब धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, हमने कहा 2 नंबर, एक नंबर a और एक नंबर b, तो उन्होंने हमसे एक बात बताई है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी थी उसमें कहा था 2 नंबर, माना धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे हम कहेंगे वो नंबर हमें पता नहीं था, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, धनात्मक पूर्णांक हमारा a हो गया। अब जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर हमारा b की वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ से b की वैल्यू कंपेयर करो तो b की वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही, b बराबर 4 दिया है, b बराबर 4 दिया है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस बात पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि यहाँ से r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। r बराबर व्हाट, तो हमने बेटा वहाँ पे एक बात बताई थी तुम लोगों को कि जो r की वैल्यू होगी वो लेस देन b होगी, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगी। क्या क्या हो सकती है, हम वैल्यू 0 से पुटअप करते जाते हैं,
आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू कभी b के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक बात निकल के आई कि जो हमारी r की वैल्यू है वो 0, 1, 2 और 3 के फॉर्म की हो सकती है। ठीक, तो क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है? चेक करते हैं जरा, हमें नहीं मालूम। हमने कहा देखो भाई धनात्मक पूर्णांक a है, ये हमें पता है, और हमने कहा था कि जो हमारी धनात्मक पूर्णांक, अब ये हमारा जो निकल के आएगा धनात्मक पूर्णांक a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म का होगा। ठीक, b की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो a हमारा क्या निकल के आएगा? a बराबर 4 इंटू क्यू प्लस आर। अब हमने कहा कि r की वैल्यू हो क्या सकती है? 0, 1, 2 और 3। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू कभी b से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमने देखा 0, 1, 2 और 3 हो सकती है। अब हमें अलग अलग केस में वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा कि यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0, तो देखो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो a बराबर हमारा आ जाएगा 4 इंटू क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 हो गया, मतलब a बराबर हमारा आ जाएगा 4q के फॉर्म का। एक बात हो गई। दूसरी बात हम लिखेंगे, यदि r बराबर 1, r की जगह पे बेटा 1 रख लो। r की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा? a बराबर हमारा आ जाएगा फिर से b की वैल्यू 4 है, 4 इंटू क्यू प्लस आर की वैल्यू हमारी 1 है, मतलब a बराबर इस बार हमारा कौन से फॉर्म का आ गया? 4q प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। इसी तरह से यदि r बराबर 3, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? a बराबर हमारा आ जाएगा 4 इंटू क्यू प्लस, एक मिनट, r बराबर 2 लेना है पहले, प्लस 2, दैट मीन्स a की वैल्यू हमारी आ गई 4q प्लस का 2। इस बार हमारी a की वैल्यू कुछ ये आ गई। या हम r बराबर, यदि r बराबर, ये बेटा एक एक बात हमें लिख के एग्जामिनर को शो करनी पड़ेगी, तब वो जाके कहीं हमें 2 नंबर देगा। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तो बोर्ड में 2 नंबर पाने के लिए हमें ये चारों केसेस अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। यदि r बराबर 3, तो जो a की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो 4 इंटू क्यू प्लस का 3 आएगी, मतलब a बराबर हमारा आ गया 4q प्लस 3। ये तीनों बातें हमें शो करनी पड़ेंगी। अब जरा क्वेश्चन में अपने मैच करो। हमसे कहा गया क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में। यहाँ पे एक बात मिस हो गई है, यहाँ पे 4q प्लस 3 होगा, वो गलती से कभी कभार लिखा जाता है, कोई नहीं, अब ना तुम लोग समझो। अब 2, 3 ये मुझसे मिसमैच ज़्यादा होता है, तो वीडियो में क्योंकि अब ऑफलाइन होता तो बच्चे बैठे होते, वो बताते कि अब यहाँ पे अकेले वीडियो कैमरे के सामने बना रहे हैं, कैमरा बोलता नहीं है। तो खैर, तो हमने देखा, उन्होंने हमसे एक बात पूछी थी, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? बेटा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक तो 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? 4q के रूप का भी तो हो सकता है कोई पूर्णांक, जरूरी थोड़ी है कि हर धनात्मक पूर्णांक यही हो भाई। 4q के भी रूप का हो सकता है, 4q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, 4q प्लस 3 के रूप का भी हो सकता है। उन्होंने हमसे कहा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q या तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 4q के रूप का होगा, या तो 4q प्लस 1 के रूप का होगा, या तो 4q प्लस 2 के रूप का होगा, 4q प्लस 3 के रूप का होगा।
सारा धनात्मक पूर्णांक एक अकेले रूप का नहीं हो जाएगा, 4q+2 के रूप का। बात समझ में आती है इतनी? तो हमें अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी थी, हमने पुष्टि कर दी। या तो 4q+1 का रूप होगा, या तो 4q का रूप होगा, या तो 4q+2 या 4q+3 के रूप का होगा। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक इतने रूपों में हो सकता है, वो अकेले 4q+2 के रूप का नहीं होगा। साफ साफ मना कर देना, नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा, ये बातें बता देना उनको, एग्जामिनर तब जाके 2 नंबर देगा। खैर, तो बेटा अभी हम लोगों ने जो पीछे 15-20 मिनट टाइम अपना बेकार किया था ना, इन्हीं बातों को आसान बनाने के लिए वो 15-20 मिनट हमने खपाया। थोड़ा सा बोरिंग लगता है वो, यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए वो बातें पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए वो बोरिंग वाला टाइम हमको, मतलब अब बोरिंग ऐसे नहीं कहेंगे, मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं होती है, बट फिर भी मतलब ऐसे लगता है कि क्या हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर और पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। तो रियल नंबर पढ़ाने के लिए वो चीज़ें हमारी बेसिक हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। खैर, अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका।